अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग है ना सलमान के संग। कैसे हैं आप लोग? सुबह बखैर आप लोगों को। सुबह बखैर कहते साथ ही ना ऐसे स्वेटिंग होती है, इतना पसीना आता है कि समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। मौसम इतना गर्म हो रहा है और दिल ही नहीं चाहता सुबह उठने को। दिल चाहता है कि वैसी लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है तो ना एसी काम करे, ना कूलर काम करे, ना पंखे में मज़ा आता है। तो सोचा कि क्यों ना बताऊं आपको कि आपने जो गर्मी है अपनी, उसमें आपने गर्मियों में हल क्या है। अच्छा, सोलर्स लग रहे हैं, बिजली का बिल बेतहाशा आ रहा है, टेंशन हो रही है, मगर आपने जो है ना कि इंटरनली अपने आप को डिटॉक्सिफाई कैसे करना है। इंटरनली आपने अपने बच्चों को कैसे, जो नमकियात जिसमें कम हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है समझ में, और बहुत सी ऐसी वाटर रिटेंशन के इश्यूज़ हो जाते हैं। पानी की कमी, लोग कहते हैं जी पानी की कमी हो गई है बच्चे को, बच्चे निढाल हो गया है, गर्मी की वजह से निढाल हो गया है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। उसका बेहतरीन हल क्या है? छोटा सा हल है। मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों को बताऊं कि वो हल क्या है। छोटा सा, घर में सबके घरों में, सबके किचन में नॉर्मल चीज़ें होती हैं, और ऐसी एक अल्लाह ताला ने एक कहते हैं ना कि सेहतमंद चीज़ और एक बड़ी नेमत से हमें नवाजा है। और नेमत क्या है? वो नेमत है हमारे पास ये तरबूज। ये बेहतरीन नेमत है और इस नेमत का कोई रद्द बदल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बेतहाशा पानी है। वाटर इनटेक हम ले सकते हैं, और अगर जिसको पानी की कमी है, जिसको नमकियात की कमी है, या बच्चे जो है नॉर्मली वो पानी इतना ज़्यादा नहीं पीते, और हमारा सबसे बड़ा मसला होता है कि बच्चे पानी नहीं पी रहे, बच्चे पानी नहीं पी रहे। तो बच्चे पानी नहीं पीते तो उनको किस तरीके से हमने पानी पिलाना है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस वाटरमेलन के छोटे छोटे साइज़ में ना टुकड़े कर दें, और वो टुकड़े जो हैं वो इस तरह करें कि उनको काट दें एक खूबसूरत तरीके से। जब कट करेंगे और उसके साथ आप स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स घर में होती हैं, या ये चाइनीज़ शैशलिक स्टिक्स हैं, नहीं होता तो आप किसी भी तीला जो होता है घरों में नॉर्मली, क्योंकि वो आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, एक मैसेज देना भी है कि बच्चे जो हैं वो प्यारे तरीके से, जिस तरह हम आइसक्रीम उनको देते हैं, जिस तरह हम उनको बताते हैं कि ये कौन है, ये आइसक्रीम है, इस पर आप छोटी छोटी चीज़ें से डेकोर कर सकते हैं। इसमें आंखें बना सकते हैं, इसी की बीच की आप आइज़ बना सकते हैं, स्माइल बना सकते हैं, और ये आप उनको दे सकते हैं कि वो साथ साथ टीवी देखें, एक्टिविटी करें और इसको कंज्यूम करें। ये बेहतरीन चीज़ है। समर वेकेशंस जो हैं वो सर पे हैं, बच्चे घर में हैं, तो बच्चों का जो पानी का जो इंटेक पूरा करने के लिए हमने जो सोचा कि हम आज वाटरमेलन जो है उसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। वो ऐसे बना सकते हैं कि बच्चों को बता सकते हैं कि हमने इस तरीके से हमने वाटरमेलन खाना है। और जो घर की माएँ हैं, जो मेन एक सोल्जर होता है, एक मेन एक घर में एक बहुत से एंड्स को देख रही होती हैं ख़वातीन। उन्होंने बच्चों को भी देखना है, उन्होंने मियाँ साहब को भी देखना है, उन्होंने किचन को भी देखना है, उन्होंने गर्मी के अंदर बहुत से ऐसे काम करने हैं, कपड़े भी धोने, इस्त्री भी करने हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी टिप मैं लेकर आई हूँ। वो ये है कि दही के अंदर, वो दही आप फेंट लें इसको, ठीक है। आप कहेंगे कि आज मैं ज़ुबैदा आपा माशाल्लाह उनका काम कर रही हूँ, मगर ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल दही लें, घर में दही होती है। अक्सर लोग घर की दही बनाते हैं, रात को झाग लगाते हैं ताकि सुबह वो बलाई के साथ घर की दही बनाएं। जो भी दही आपके पास अवेलेबल है उसमें आप थोड़ा सा जो है ना खीरा, उसको ऐड ऑन कर लें, ठीक है। अब मेरे पास स्पून अभी नहीं, लेकिन मैं हाथ से ऐड ऑन कर लेती हूँ। हाथ मैंने अपने हाइजीन तरीके से धो लिए थे, सैनिटाइज़ किए मैं। खीरा आप ऐड ऑन कर लें, और उसमें नमक, काली मिर्च, और अगर जो भी स्पाइसेस हैं अगर आप खाना, क्योंकि नमक जो है वो बेहतरीन हल है, आपके नमकियात को पूरा भी करता है। नमक गर्मियों में कंज्यूम करना चाहिए। आप ये जो रायता है इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। नई भूख लग रही, गर्मियों में अक्सर होता है कि हमारा नहीं दिल चाहता हम खाना खाएं, और हम दिल चाहता हम पानी पीते रहें। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ वो है कि आप इसको नॉर्मली अपने डाइट का हिस्सा बनाएं, खाएं। और टीवी के सामने बैठे हुए हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं, आपने दोपहर की चाय नहीं लेना चाह रहे तो उसके साथ आप ये खा लें, ये बेहतरीन चीज़ है। और एक और छोटी सी टिप ये है कि कोकोनट वाटर, नॉर्मली कि हमारे इलाके में कोकोनट वाटर नहीं मिलता, मगर मिलता भी है। खोपरा होता है, उसका पानी जो है वो आप देख रखे हैं कि आजकल जगह जगह जो है वो छोटे छोटे खोखों पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो अब खोपरे का पानी जो है वो रात को आप पानी उसका निकाल के फ्रिज में रख दें, और फ्रिज में रख के उसको थोड़ा सा आप वो जो हो जाएगा, थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा।
गर्म भी नहीं होगा, ठंडा होगा, और उस पानी का बाकायदा इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये छोटी सी टिप्स मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सोचा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पसीना भी है, आ रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है, एसी चल नहीं रहा, कूलर काम नहीं कर रहे, हब्स है, ह्यूमिड है, बाहर सांस नहीं ली जा रही, वॉक नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मगर अपने आप को कैसे नरिश कर सकते हैं। तो छोटी छोटी टिप्स जो है सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। व्यूअर्स, आप लोग भी अपने घर में इन टिप्स को बाकायदा यूटिलाइज़ करें, इस्तेमाल करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या फ़ायदा हुआ है। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि आज के मेहमान ख़ास कौन है, किचन में क्या हो रहा है और कौन सी हम एक्टिविटीज़ आज करने जा रहे हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो सेगमेंट है वेमेन एंटरप्रेन्योर, जो एक कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है तमाम ख़वातीन के लिए। वो इसलिए पॉजिटिव है बिकॉज़ हम सारी पॉजिटिव और एनर्जेटिक और वेमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और ना सिर्फ हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बल्कि हम डिफरेंट आइडियाज़ भी उनके साथ जनरेट कर रहे हैं। तो वेमेन एम्पावरमेंट इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक वेमेन हमारी एम्पावर नहीं होगी तब तक हमारा मुल्क तरक्की की राह में गामज़न नहीं होगा। आज की जो हमारी विमेन जो हमारे साथ आज सेगमेंट में हैं और जो ख़ातून हैं वो मुख्तलिफ़ बिजनेसेस कर रही हैं, वो कोई एक बिज़नेस नहीं कर रही। और डिफरेंट बिज़नेस करने की क्या वजह थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे उनके, उन्होंने काम कैसे शुरू किया, आइए हम उनकी ज़बानी सुनते हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ महा आसिफ को। अस्सलामुअलैकुम महा, कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इतने मल्टीपल बिजनेसेस आप कर रही हैं। होता है ना कि खातून जो हैं, जो घरेलू हमारी जब सब है, मैं भी मतलब कि हाउस वाइफ हूँ, तो हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसी को हम प्रमोट करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेते रहते हैं। मगर इतने बिजनेसेस में अपना हाथ डालना क्या मुश्किल नहीं था आपके लिए? मुश्किल था, चैलेंजिंग भी था, बट जहाँ मैंने एक अपना काम शुरू किया और मैंने देखा कि उसमें सक्सेसफुल हुई हूँ, वहाँ से फिर मैंने दूसरा स्टार्ट किया अपना ऑर्गेनिक का, और फिर तीसरा किया रेजिन आर्ट का। सबसे पहले मुझे बताएं कि आपके बिजनेस हैं कौन कौन से? मेरे 3 बिजनेसेस हैं। पहले जो है मेरा एक है जिसमें हम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी, ब्रांडेड हैंडबैग्स में डील करते हैं। दूसरा जो है मेरा रेजिन आर्ट का है जिसमें सारी होम डेकोर की आइटम्स हो जाती हैं, कैलीग्राफी हो जाती है, उसमें डील करते हैं। और थर्ड जो है वो स्किन केयर का है, जो ऑर्गेनिक ब्रांड है, जो मैंने अब लॉन्च किया है कुछ अर्सा पहले। अच्छा, और 3 डिफरेंट फील्ड्स हैं, कोई भी फील्ड इंटर रिलेटेड नहीं है आपस में? बिल्कुल ऐसे ही। ये आपने सीखा था, शौक पैदा हुआ? आप मैरिड हैं? मैं मैरिड थी बट अभी विडो हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है अभी 4 साल पहले जी। हस्बैंड की डेथ होगी तो उसके बाद आपने काम शुरू किया? हाँ, मुझे वैसे शौक जो था ना बचपन से था कि मैंने अपना बिजनेस करना है। मुझे ऐसा लगता था कि औरत की अपनी पहचान होनी चाहिए, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होगा, हस्बैंड की डेथ होगी और उसके बाद मैं इस फील्ड में आऊँगी। तो आपके हस्बैंड क्या करते थे? उनका अपना काम था, इवेंट्स वगैरह का मार्की थी उनकी, और वो सारा करते थे, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे। आपके बच्चे हैं? जी, मेरे 2 बेटे हैं। 2 बच्चे हैं आपके, तो अब कैसे आप पाल रही हैं उनको? मैं अपना काम ही मैंने स्टार्ट किया 4 साल पहले मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए आपकी लाइफ में तो अब वैसे ही बहुत बुरे डिप्रेशन में चले जाते हो। और मतलब मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मेरे साथ हुआ है ना। उसके बाद फिर मैंने खैर हिम्मत की, जब मुझे लगा कि नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं और अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी डाली है माँ और बाप, और मेरा ही फ़र्ज़ है कि उनको आगे लेके चलना है। क्योंकि आपको पता है कि इट्स अ बिटर रियलिटी, सारे सपोर्ट करते हैं लेकिन कोई 2 दिन करता है, 4 दिन करता है। एट द एंड आई थिंक कि हमें खुद ही जो है ना हिम्मत करनी पड़ती है। हाँ, कैसे डेथ हुई थी आपके हस्बैंड की? उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। कार एक्सीडेंट में डेथ हुई और इट वाज अ ट्रैजिक। बिल्कुल। उसके बाद आपने अपने आप को कैसे खड़ा किया,
कैसे स्ट्रगल किया और कितने पैसे थे आपके पास, कैसे काम शुरू किया, कुछ बताएंगे? जब उनकी डेथ हुई ना, तो वो तो बहुत सडन डेथ होती है, तो मेरा ब्रेन, मेरा हार्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ये मेरे साथ इस तरह हुआ है। तो मैं बहुत बुरे शौक में चली गई थी, और ये कह लें कि मैं स्लीपिंग पिल्स पे आ गई थी। मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे वो इन लॉज देख रहे हैं, अम्मी देख रही हैं। और क्योंकि आपको पता है कि शोहर का रिश्ता ऐसा होता है कि सबसे करीबी होता है आपके, और एक मतलब बच्चे भी छोटे हों, और मेरी शादी को इतना कोई अरसा भी नहीं हुआ था, 7 साल हुए थे, और एकदम आपकी लाइफ में इंसिडेंट हो जाए, तो मैं इतने बुरे डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे डॉक्टर जो ये साइकेट्रिस्ट होते हैं, ये कहते थे कि शायद ये वापस नहीं आ सकती। तो मतलब मैं ना बात करनी छोड़ गई थी और अलग अकेले रहने लग गई थी। फिर मेरी इद्दत ख़त्म हुई, फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ आई, फिर मेरे भाइयों ने, अम्मी ने साथ दिया, फ्रेंड्स वगैरह ने कहा कि नहीं यार, तुम्हें इस चीज़ से बाहर निकलना है। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ही अपने आप को बाहर निकाल सकती हूँ। आप चाहे डॉक्टर्स को दिखा दें, जो मर्ज़ी कर लें, विल पावर आपके अंदर से खुद ही आती है। फिर मेरा अल्लाह ताला से रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन करें, जितना मैं अल्लाह के करीब होती गई ना, मैं उस डिप्रेशन से बाहर आती गई। और फिर मैंने सोचा कि जॉब्स वगैरह यहाँ पे करनी मुश्किल थी, बच्चे छोटे थे। फिर मैंने सोचा कि मुझे ना ऑनलाइन काम स्टार्ट कर देना चाहिए। वहाँ से फिर मैंने 15,000 से कुछ आर्टिकल्स लिए ज्वेलरी के, और वो सेल किए। उनको जो है पैसों को फिर मैं छेड़ती नहीं थी, उनसे जो प्रॉफिट होता था फिर और स्टॉक ले लिया। वो करते करते फिर ये है कि 3 बिजनेस इकट्ठे अब लेके चल रही हैं। कितनी आपकी कितनी प्रोवोकिंग और कितनी अच्छी स्टोरी है। तो मुझे ये बताएं कि इंसान जब टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो फैमिली का कितना सपोर्ट होता है? क्या आपको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी या आपके पास थी? फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है अगर फैमिली करना चाहे। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ हैं वो, देखें यहाँ पे एक सैडली बात कहनी पड़ती है कि अगर कोई बेटी डाइवोर्स लेकर आ जाए या विडो होकर आ जाए, तो वो फैमिली वाले लोग 80% केसेस में एक्सेप्ट नहीं करते, ख़ास तौर पे जब बच्चे उसके साथ हों। मेरे केस में ये था कि मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर मेरी फादर की भी डेथ हो गई हुई है, फिर मेरी अम्मा थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हिम्मत दी। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। एक दिन मेरे भाई ने बिठा दिया, कहते नहीं तुम मार दोगी, मार दो, मैंने तुम्हें सिखानी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो उन्होंने मेरा साथ दिया, और वो मुझे उस चीज़ से बाहर निकाला। मुझे याद है कि अगर मैंने चुप होकर बैठ जाना ना, मेरे भाई ने कहना उठो चलो हम बाहर जा रहे हैं, ज़बरदस्ती मुझे ना उस चीज़ से उन्होंने बाहर निकाला है। तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है जो फैमिली प्ले करती है। व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। आई वुड लव टू गो ऑन द स्टेशन। जो आपकी चीज़ें, मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को ये भी दिखा दूँ कि माहा का जो एक केस है, और माहा ने जिस तरह काम शुरू किया है, तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो कहाँ कहाँ तक रंग लाई है और अब क्या कर रही हैं। माहा, ये तो कहते हैं ना कि एक बहुत ट्रैजिक स्टोरी है आपकी, और ट्रेजिडी के बावजूद आपने अपने आप को खड़ा किया और इस मकाम तक पहुंचाया है। मुझे बताएं कि आपने ये जो काम शुरू किया, सिर्फ 15,000 रुपये से शुरू किया, ये आर्ट कहाँ से सीखी थी, रेजन आर्ट? ये जब मैंने अपना पहला बिज़नेस स्टार्ट किया ना, उसको ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया था। तो मुझे लगा रेजन आर्ट का बहुत ट्रेंड था, तो मैंने यूट्यूब की हेल्प से, मैंने कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली, जबकि इसकी क्लासेस होती हैं, मैंने क्लासेस नहीं ली। मैंने यूट्यूब को सर्च किया, और फिर मैंने सारी इसकी चीज़ें मंगवाई, और फिर प्रैक्टिस किया, और कुछ अल्लाह ताला ने साथ दिया। कुछ मेरा दिमाग ऐसे चला कि मैं जब बना लेती थी ना, मुझे यकीन नहीं होता था कि यार ये मैंने बनाया है। कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली, और उसके बाद मैंने अपने माइंड से ही और अपनी मेहनत से इसको ये सारा आपने आर्ट वर्क, ये कोस्टर्स हैं आपके जी। आपने कोस्टर, अगर मैं व्यूअर्स को दिखाऊं जी, एक जो थी वो बहुत ही कहते हैं ना हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है, मगर एक स्टोरी ये है कि आपने सक्सेसफुली चीज़ें आपने बनाई, और क्राफ्ट है आपकी, ये रेजन आर्ट से बनाई हैं, और ये आपके छोटे छोटे ट्रेज हैं। मुझे साथ साथ आप प्राइसेस भी बताएं, और ये आपकी की चेन्स हैं जी, कस्टमाइज हैं, पिक्चर वाली भी आप बना सकते हैं, कोई कोटेशन लिखवाना हो वो भी, इट्स टोटली अप टू यू, आप जैसा चाहें। और मुझे बताएं कि ये क्या प्राइसेस होंगी कोस्टर्स की? ये वाले 1200 की है, 2 का सेट। और अगर इसमें जैसे ग्लिटर ऐड है, अगर आप सिंपल प्लेन बनवाना चाहें तो उनकी 800 में प्राइस आ जाती है। ठीक है। और ये ट्रेस की? इसमें जैसे मैंने ना स्टोन्स क्रश करके डाले हुए हैं सारे, तो ये वाला जो है 2500 का है। वैसे नॉर्मली यही 4500 में सेल हो रहा होता है, बट मेरे प्राइसेस है मैंने लेस रखे हुए हैं। और ये वाले जो चीज़ें हैं, ये आपके जो ज्वेलरी बॉक्सेस जी, इसमें मैंने रियल रोजेस ऐड किए हुए हैं। ये वाले 600 में है। 600 में है। और आपका जो ये केयर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो आपने सीरम्स निकाले हैं। जी, मैंने ये सीरम और जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं ना, अभी ज़्यादातर लॉन्च तो नहीं किए। उसमें ये है कि स्क्रब है, उसमें इंस्टेंट फेशियल है,
फिर हमारा विटामिन सी सीरम है और हेयर हमारा सीरम है। ये भी आपने यूट्यूब से सारा देखा नहीं, है? इसका पूरा मैंने क्लासेस और पूरा कोर्स किया था मैंने। उसके बाद मैंने जो है ना इनको लॉन्च किया। डिफरेंट स्किन टाइप्स पे ये टेस्ट हुए थे जब इनका लॉन्च होना तो उससे पहले। और ये है कि सारी स्किन टाइप देख के ही ये लॉन्च किए। फॉर एवरी स्किन टाइप है ये। जैसे अगर आप स्क्रब की बात करें तो इसमें बिल्कुल माइक्रो बीड्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं। और ये वो है कि सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा जी। अच्छा। और ये मार्केट में आप कहाँ कहाँ दे रही हैं? ये वाले मेरे ना रीसेलर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। वो ठीक है। मुझसे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, उनको मैंने ब्रॉडकास्ट में ऐड किया, वो लोग ऑर्डर्स ले लेते हैं। जैसे कुछ क्लाइंट्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रीज जाती हैं, उनके सैलून्स हैं तो वो यहाँ से बल्क क्वांटिटी में लेके बाहर चली जाती हैं। और ये क्या आपके हेयर बैंड्स और हैंडमेड बैंड्स हैं? जी, ये सारे हैंडमेड हैं। ये बोज मैंने बनाई हुई, जैसे इसके बहुत ऑर्डर्स आते हैं बच्चियों जिनकी के बेबी लिए। गर्ल्स होते हैं वो हेयर और इनकी बैंड्स। क्या प्राइसेस हैं? ये वाले 300 में है, ये वाला 400 में है, ये 200 में है। इसमें Nice. डिफरेंट प्राइजेस हैं अच्छा, इनके। बच्चों के लिए भी है। तो आपने डिफरेंट बिजनेसेस को आपने इकट्ठा करके आपने जी। अपना पेज को लॉन्च किया हुआ है। जी, 3 पेजेस हैं मेरे। लोग आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। क्या आपका इंस्टाग्राम पेज है? मेरा है माहाज कलेक्शन ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है जो मेरा ज्वेलरी का है। ऑर्गेनिक हब बाय माहा जो है वो ऑर्गेनिक का है और रेजिन आर्ट बाय माहा जो है वो रेजिन आर्ट का अच्छा, 3 अलग अलग पेजेस पे आप अलग-अलग काम हैं। कर रही जी। हैं। ठीक है। तो वहाँ कितना टाइम कंज्यूम होता है आपको इन सब चीज़ों के मैनेज करने के लिए? है। इसमें तो ये है कि अच्छा खासा आपको टाइम चाहिए होता है। शुरू में तो मुझे याद है मैंने 20-20 घंटे भी काम किया है। और पहले ये था कि मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे लिए इजी था। अब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो आपको पता है जब आपने माँ और साथ बाप का भी रोल प्ले करना हो ना तो वो बच्चे आपके अंदर ही दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। तो वो मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाता है, घर भी देखना, बच्चे भी देखने, क्लाइंट्स भी देखने, काम भी करना। तो फिर ये है कि जब वो रात को टाइमली सो जाते हैं तो तब मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच माहा। Welcome. इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपको आपकी। और मैं वाकई मैं अभी इसी तक उस शौक में हूँ कि वो इतना डिप्रेशन के फेज से निकलना और फिर अपना को खड़ा करना। व्यूअर्स, ऐसी सारी इंस्पायरिंग जो खातून हैं वो हमारे लिए ना सिर्फ एक इंस्पिरेशन है बल्कि रोल मॉडल है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि किसी ना किसी ट्रेजिडी का शिकार हैं मगर वो दुनिया में वो अपनी सलाहियतों को आगे लेके आना चाहती है, कुछ करना चाहती हैं। तो ये छोटे छोटे आइडियाज़ हम लेकर आते हैं अपने वुमेन एंटरप्रेन्योर सेगमेंट में। और ये सिर्फ आइडियाज़ जो हैं ये सिर्फ आइडियाज़ नहीं है, ये एक मोटिवेशन है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि आगे बढ़ना चाहती हैं। और हम खुशामदीद कहते हैं अपने इस सेगमेंट में। तो माहा, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब और अल्लाह ताला इसी तरह आपको आगे बढ़ता हुआ लेके जाए और हम देखें कि आप ग्रो करें। और ये ना सिर्फ आपकी ग्रोथ है बल्कि पूरे पाकिस्तान की ग्रोथ है, पूरी इकॉनमी की ग्रोथ है। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको बताएंगे कि आज के मेहमान ख़ास कौन है। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे जो आज मेन गेस्ट हैं वो कौन हैं? मार्केटिंग की डिग्री हासिल की हुई है और 2015 से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। और हमारा जो A+ का ड्रामा एक हाथ मेहंदी पे बड़ा एक नेगेटिव रोल किया था, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा काफ़ी प्रोडक्शंस में भी हमें नज़र आए हैं और काम भी कर रहे हैं नए इमर्जिंग टैलेंट है ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ। और वो कौन है? वो है मोहम्मद अली जोश। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा कि मैं आ जाऊं। आ जाएं। स्पीच खत्म हुई है, ये नहीं हुई है। अब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। हाँ। गुड मॉर्निंग। तो पहले तो आपको A+ की स्क्रीन पे हमने देखा था एक हाथ मेहंदी पे, बड़ा नेगेटिव रोल था भाई। हाँ। और कौन मैन पैसों के लिए शादियां करता था वो। हाँ। हाँ। तो वैसे आप ऐसे करते हैं असल नहीं में? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं करते, असल में नहीं करते। नहीं, मोहब्बत के लिए करेंगे, शादी करेंगे तो हाँ। पैसे के लिए। अच्छा। ऐसा तो वादा किया अल्लाह ने। हाँ, वो तो रोज़ी का- देंगे देंगे बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि आप A+ के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर सके और कितने कर चुके हैं? यार, मेरी ज़िंदगी का जो पहला प्रोजेक्ट था एज ए हीरो वो 4th प्रोजेक्ट था, कमबख्त अन्नो। और आई थिंक दैट वाज द लॉन्गेस्ट सोप ऑफ A+। 358 एपिसोड्स हम लोगों ने बनाए थे। उसकी रेटिंग इतनी अच्छी आई कि सारे चैनल से ज़्यादा हमारी रेटिंग आती थी। 7:30 से 8 बजे वाला स्लॉट था। और बाकी मुझे एक्टर्स कहते थे बस कर दे यार, तेरा ड्रामा हटेगा तो हमारा लगेगा।
तभी सबसे ज्यादा हमने आपको A+ पे देखा। हाँ हाँ बिल्कुल दिस इज योर ओन हाउस। हाँ कहते हैं कि मेरे सितारे मिलते हैं A+ के साथ। अच्छा। हाँ तो आगे मिलने लगे हैं कि मिल रहे हैं? मिल रहे हैं आगे और भी हैं चीजें वो आ रही हैं प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे बताएं कि मार्केटिंग की डिग्री एंड एंडिंग इनटू यू नो शोबिज लाइन, ड्रामा लाइन, व्हाई? मेरे से अच्छा प्रोडक्ट मैं बना नहीं पाया, मुझे लगा मैं खुद ही प्रोडक्ट हूँ, मैं इसी को मार्केट करता हूँ। हाँ। तो मार्केटिंग स्किल्स जो हैं वो खुद ही पे अप्लाई किए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली आई थिंक लाइफ हैपन्स टू यू। एक वो होता है जो इंसान खुद सोचता है और एक वो होता है जो अल्लाह ताला, ज़िंदगी, कुदरत आपके साथ करती है। तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस हैज़ हैपेंड टू मी। मुझे शुरू से स्टोरी टेलिंग का, फिल्म मेकिंग का, एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और बस मैं निकल गया। बाकायदा आप किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं है, किसी फिल्म स्कूल से नहीं है, कोई पीछे आप कोई मतलब कि फैमिली लेगेसी कोई नहीं है और एकदम से आके एक नए इमर्जिंग टैलेंट के तौर पे आके दरवाज़ा खटकाना ड्रामा इंडस्ट्री का, वाज इट इजी फॉर यू? इजी सच बताने नहीं, it was not easy. It was quite difficult sometimes. लेकिन मैं गया हूँ, कराची गया हूँ, प्रोडक्शन हाउसेस में गया हूँ रैंडमली, विदाउट एनी सिफारिश या कुछ भी, और मैंने जाके बोला कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। मैं बचपन से थिएटर कर रहा हूँ, ड्रामेटिक्स कर रहा हूँ और मैं जाके बोलता था कि यू नो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे आप बताएं कि मैं कैसे, हाउ कैन आई बी ऑफ सर्विस। तो किसी ने बोला कि ऑडिशन दो, किसी ने बोला घर जाओ, वीडियो भेजो, ये वो। तो मैं बस अपनी राह चलता गया। बड़े अच्छे लोग मिले, उन्होंने सपोर्ट किया, दे सॉ इट इन मी, क्या इस लड़के में कुछ है, ये कुछ कर सकता है। तो बस जर्नी मेरी अब से लेके अब तक चल रही है, एंजॉय करता हूँ मैं। चलें, वेलकम टू द शो, गेट ऑन द हॉट सीट एंड वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस अबाउट ड्रामा इंडस्ट्री, न्यू इमर्जिंग टैलेंट, यू नो। अच्छा, आप लोगों का इमर्जिंग टैलेंट जितना भी आ रहा है, नए बच्चे जितने भी आ रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री में, उनका एक अपना ग्रुप है। तो उनको बड़ा मुश्किल लगता है कि वो सीनियर लोगों के साथ मिंगल अप कर सकें, यू नो। एक कहते हैं ना, एक छोटा सा एक फिल्टर होता है, उस फिल्टर को फिल्टर आउट करना बड़ा मुश्किल है। तो आपका जो ग्रुप है, हाउ डिड यू फिल्टर योर सेल्फ? क्योंकि अभी आप नुमान एजाज साहब के भी बेटे बने और सेम लोग साहब ने वही वो सेम मूंछों का ताऊ और वो सेम तरीके से वॉक की, ऐसा ही है? या तो हाउ डिड यू यू नो गेट इनटू इट? क्योंकि हमेशा से एक सीनियर के साथ बात करना, एक मिलना मिलाना और एक उसके लेवल पे जाके एक्टिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं, नोमी भाई इज अ वेरी स्वीट गाय। उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया। मुझे याद है एक सीन था जिसमें मैं उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो मतलब बेसमेंट में था और ऑब्वियसली एसीज और पंखे वगैरह बंद होते हैं, तो आधा पौना घंटा टप टप पसीना बह रहा था और वो कह रहे थे नहीं, दोबारा बोल, दोबारा ठीक से बोल, सारा कुछ है। लेकिन क्योंकि मैं बचपन से ड्रामेटिक्स करता रहा हूँ, थिएटर करता रहा हूँ, तो जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं वो कैरेक्टर बन जाता हूँ। अब मेरे सामने नुमान एजाज हो, अमिताभ बच्चन हो या दुनिया में कोई भी इंसान हो, मैंने अपना काम करना है। एक खान ड्रामा आया था जिसमें आप बता रही हैं कि मैंने ताऊ वगैरह दिया, तो उसमें मैं चल रहा था, तो मैं फुल ना यूं करके चल रहा था, मैं खान हूँ, मैं खान का बेटा हूँ। तो मुझे डायरेक्टर साहब ने बोला कि यार तू खान नहीं है, तू खान का बेटा है, तू खान ना बन। तो मैंने उनको बोला कि यार शेर का बेटा शेर होता है, जो खान है वो ग्राउंड अप करके खान बना है, बड़ा बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बना है, उस तरह का बना है। मैं तो पैदा हुआ तो गनमैन है, गार्ड्स हैं, सारा कुछ है, मैं तो ज़्यादा स्पॉइल्ड हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तू इस तरह ना कर, तू थोड़ा मध्यम रहे। उनका एज ए स्टोरी टेलर, एज ए डायरेक्टर मेरे से बेहतर समझते हैं, जानते हैं, उन्होंने कंसीव की थी पूरी पेंटिंग, तो दैट्स फाइन। लेकिन नोमी भाई अगले दिन सेट पे आए तो आगे कहते हैं अली जोश कहाँ है? वो मेरे वालिद साहब के भी फ्रेंड है। तो वालिद साहब ने कहा था कि टेक केयर ऑफ हिम, मेरा बेटा है, अभी नया नया शुरू किया ही। उनका सेट पे अली जोश कौन है? इधर आ। डायरेक्टर को बोला इसको मैं डायरेक्शन दूंगा, ओए गल सुन, तू इंज ताव देना है, तू इंज चलना है, सलवारा कमीजा पानिया ने, क्योंकि तू मेरा पुत्र रहेगा, तू मैनू कॉपी करेगा। तो नोमी भाई के साथ इट वाज हेल ऑफ एक्सपीरियंस। क्या उनकी पर्सनैलिटी है, वो सेट पे आते साथ ही बताते हैं सबको मैं नुमान एजाज हूँ, तो मेरे साथ नहीं पंगा लेना। तो एक सीन था, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें मेरी बहन को पिछले सीन में गोलियां लगी हैं, मेरी माँ अतीका ओडू घर छोड़कर जा रही है और नोमी भाई का जो कैरेक्टर है खान, वो शादी करने लगे हैं दूसरी खातून से। तो मेरा जो कैरेक्टर है कमाल खान, उसकी ज़िंदगी सब बर्बाद हो चुकी है। पहली दफ़ा अपने बाप के सामने जाके कन्फ्रंट कर रहा है, फटेगा जाके। और उसके जुमले कुछ इस तरह के थे कि आपको मेरा लहजा नजर आ रहा है,
आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मतलब रो भी रहा है, चीखे भी मारे से बंदा बाप के सामने फटता है। और सॉरी पापा, लेकिन मैं रियल लाइफ में भी मेरे पापा जो हैं वो बहुत एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हैं और समझ नहीं है, मतलब डर लगता है, पंजाबी माचो मैन बिल्कुल बहुत ऐसे ही ज़्यादा। मतलब जितने लोग मिलते हैं मेरे वालिद साहब को, मैं भी मिली हूँ आपके वालिद साहब से। एग्जैक्टली यू नो। आई नो। तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं भी इस तरह से इमोशनली फटा हुआ हूँ वालिद साहब के साथ। तो सेट के ऊपर जब मैंने सीआर किया, कैमरा रिहर्सल की नोमी भाई के साथ, तो मैंने ऊंचे लहजे में इस तरह बात की। तो नोमी भाई कंगी कर रहे हैं अपनी, मैंने एकदम बोला तो कहते हैं कि ओए तू मेरे नाल इंज गल करेंगा तो मैं थप्पड़ भी मारांगा, मतलब मजाकन। उनका पॉइंट था कि बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स खान से डरते हैं, तो ये मेरा बेटा कैसे मेरे से इस तरह बात कर सकता है। तो मेरा ये पॉइंट था कि मेरी पिछले सीन में बहन मेरे बाहों में है, उसको गोलियां लगी हैं, मर गई है वो आपकी दुश्मनी की वजह से, तो मैं कैसे नहीं फटूंगा आके। वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह डरते हैं मेरे से। तो मैंने बोला कि लोहा ही तो लोहे को काटता है, प्राइम मिनिस्टर डरेगा, बेटा नहीं डरेगा, वो आप ही का तो बेटा है, उसके अंदर आप ही का तो खून है। खैर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वो। आपने सोचा कि आप थोड़ा सा अपने तरीके से सिखा रहे हैं, मगर जो सीखने का अमल है वो सीनियर्स के पास ही है, Obviously, और जो सिखाने का अमल है वो भी उनके पास है। बहुत कुछ सीखने को है। ऑल आई नो इज आई नो नथिंग। उसके बाद फिर वही सीन चीखे मारने वाला, मैंने उनके घुटने पे बैठ के, उनके घुटने पकड़ के मैं बोला आपको मेरा लहजा नजर आ रहा है, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मतलब मुझे वो ऑडेसिटी को गुस्से की डायरेक्शन की जगह मैं उसको रोने में ले गया फिर। हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि ड्रामा इंडस्ट्री में हमेशा से कहा जाता है कि कोई सीनियर आपको सिखाता नहीं है, आपको जा जाके उनको देखना पड़ता है, ऐसा नोशन दिया जाता है। मे बी मैं आई वुड बी रॉन्ग है। क्या आपको कभी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है? अल्लाह बख्शे आबिद अली साहब, कमबख्त तन्नो ड्रामा A+ का मेरी ज़िंदगी का पहला ड्रामा है जिसमें मैं हीरो हूँ और मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। मैं बचपन से क्लास 2 से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ड्रामेटिक्स में, लाहौर ग्रामर स्कूल में और सारा कुछ। आप यकीन करें, मैंने आबिद अली साहब को बड़ा नहीं, वो ओवर एफिशिएंट बच्चे आते हैं सेट पे नए नए, उस वाइब में सब कुछ अच्छा है, दुनिया परफेक्ट है, ये वो। मैंने आबिद अली साहब को बोला अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये वो। क्या अल्लाह बख्शे उनकी पर्सनैलिटी थी, क्या उनकी बात थी। मतलब आप कमरे में बैठे हुए हैं, आबिद अली साहब बैठे हुए हैं, तो आपका वैसे ही दिल ज़्यादा धक धक करता है। तो मैं ज़रा थोड़ा ओवर स्मार्ट सा रहा हूँ लाइफ में, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे एक्टिंग सिखाएंगे। बैठे हुए चुप, उन्होंने अगर रिप्लाई नहीं करना ना तो वो मुंह पे रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे जैसे उन्होंने सुना ही नहीं है, ये उनका हो रहा था। मैंने कहा सर आप मुझे एक्टिंग सिखाएंगे? तो बोल रहे हैं कि मेरी बात सुनो, किसी के पास तुम्हें सिखाने के लिए वक्त नहीं है, तुमने खुद सीखना है। और यही सीख थी जो उन्होंने मुझे दी। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अब यहाँ पे आया हूँ तो मैं आपसे सीखूँ। प्रोड्यूसर साहब हैं शो के, उनके साथ भी गपशप लग रही थी, तो उनसे भी मैं सीख रहा था। तो बस ये रहता है कि अपने आप को बेहतर करते रहें, हर किसी से सीखें। और हाँ सच बात है, काफ़ी लोग मिलते हैं जो सिखाते हैं, काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन मोस्टली इंसान आई थिंक तकलीफ़ों से, मुश्किलों से हार के, गिर के उठ के सीखता है। अल्लाह ही सिखाता है आई थिंक। बिल्कुल ऐसा ही है। रिव्यूश, अब खलील और रहमान कमर साहब की एक मूवी कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से शूट हो चुकी है, 80% शूट हो चुकी है या। और रिलीज होने वाली है लाइक इन सम टाइम, गॉट नो अबाउट इट। खलील साहब के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कभी हुआ है? या आई मेट हिम एक सैलून के लॉन्च पे। तो कहते हैं ओए अली चल सुन। मैं देखा, मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम, ये वो। मैं जाके मिला, बैठा, तो कहते हैं तुझे पता है तू मेरी ज़िंदगी की सबसे फेवरेट कहानी का हीरो है, मैं हूँ तेरी गुलनाज। और वो कहानी ऐसी कहानी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ। वो फिल्म आई ना तो वो क्या कहानी है, क्या बात है, बड़ी रूहानी कहानी है। अच्छा। A सरदार सिख falls in love with a Muslim girl। हाँ। ओके। 1947 एक गांव में, उस्ताद है वो, बट द गर्ल loves another guy ओके who's a Muslim। हाँ। फिर वो कैसे पार्टीशन में वो अलग होते हैं, फिर वो मिलते हैं, वो जुनूनी कहानी नहीं होती। हाँ। मतलब आप सरदार का रोल कर रहे हैं उसमें? या आपकी वो पर्सनालिटी से भी लग रहा है कि आपने जो गद्दारी छोड़ी रखी हुई। मेरे दादा अमृतसर से थे। अच्छा, नाइस। हाँ, तो वी आर एज पंजाबी गेट्स। तो अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। ये हम बात करेंगे खलील साहब के ऊपर भी और नुमान साहब के ऊपर भी, उनकी कंट्रोवर्सी भी थोड़ी सी छेड़ेंगे, आपके साथ ही छेड़ेंगे, लेकिन यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अली जोश हमारे साथ है, स्टे ट्यून विद अस एंड गुड नाइट।
एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। अली जोश हमारे साथ हैं और पोइट्री में उनको बहुत कहते हैं अबूर हासिल है, क्योंकि ही बिलोंग्स फ्रॉम अ फैमिली इनके दादा जो थे वो पोइट थे और उनकी नशिस्तें और महफिलें हुआ करती थी। ऐसे ही अली? बिल्कुल बिल्कुल। अली मुझे बताएं थोड़े से अपने दादा के बारे में बताएं। अब्दुल गफूर जोश उनका नाम है और उनकी महफिलें कहाँ कहाँ होती थी, किस तरह की पोइट्री वो लिखते थे? बड़े अल्लाह बख्शे दबंग शायर थे मेरे दादा और काफ़ी टॉक शोज़ वगैरह पे भी आए हुए, रात गए वगैरह पे। और दादा वॉज अ बिजनेसमैन। सारी ज़िंदगी उन्होंने मजदूरी की, कारोबार किया, मेहनत की। ज़िंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने 5 किताबें लिखी शायरी की। अच्छा। और काफ़ी बड़े बड़े शायर, नुसरत अली ख़ान वगैरह उनके बेस्ट फ्रेंड थे, और कतील शफाई और बाकी काफ़ी लोग जिनका मुझे नाम भी नहीं आता। और मैं काफ़ी नालायक हूँ अदब में और मुझे अभी बहुत सीखना है। लेकिन ये है कि हमारे कोई शेर आपको याद हो और आप सुनाना चाह रहे हो? हाँ, कुछ थोड़ा मुझे याद है, मैं सुना सकता हूँ। वो कुछ ऐसा है कि मुझे इन महफ़िलों में बुलाते क्यों हो, मुझे इन महफ़िलों में बुलाते क्यों हो, मुझे इन रकीबों से मिलाते क्यों हो। वाह। जोश के दिल में जब नहीं है बसना, उसकी आंखों में समाते क्यों हो। ये आग दिल में लगाते क्यों हो, मुझे इन महफ़िलों में बुलाते क्यों हो। वाह, वेरी नाइस। ये उनकी पूरी एक नज़म है, उसका एक पार्ट है। फिर एक और उनका बड़ा अच्छा शेर है, बड़ा सिंपल सा है लेकिन बड़ी अच्छी बात है। आई थिंक हर लवर इस फीलिंग को फील करता है। सीधी सी बात है तुम्हें चाहता हूँ मैं, सीधी सी बात है तुम्हें चाहता हूँ मैं, क्यों चाहता हूँ बस यही टेढ़ा सवाल है। अमेजिंग। अच्छा। या वेरी नाइस। इस तरह का था। तो दादा जो हैं वो बड़े लाइवली इंसान थे और मेरे बचपन में 3-4 बड़ी महफिलें ऐसी कि लगता था कि शादी हो रही है, हमारे घर में होती ही होती थी। मुशायरा होता था। मुशायरा, बारबेक्यू चल रहा है, गपशप लग रही है, सारे लोग आ रहे हैं। हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे से होते थे, हमें समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है। लोगों को लगता था या तो ये कोई पॉलिटिक्स के अंदर है या तो ये कोई गेस्ट हाउस है, ये क्या चक्कर है कि इतने रश लगा रहता है इनके घर में। अच्छा। एक और शायर है मेरे बड़े फेवरेट, अल्लाह बख्शे, राहत इंदौरी साहब। वो सब कॉन्टिनेंट इंडिया के शायर थे, अल्लाह बख्शे रिसेंटली ही पास कर गए। उनका जो शेर व शायरी का जो स्टाइल था बहुत ही दबंग था। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा उनको मिमिक्री करूंगा, लेकिन आपकी टीम परेशान ना हो जाए। मतलब नहीं, आप करें मिमिक्री करें। आप डर ना जाएं। नहीं, क्यों, मैं क्यों डरूंगी? अच्छा, आर यू श्योर? या करूं मैं? प्लीज। राहत इंदौरी साहब, अल्लाह बख्शे, उनको एक ट्रिब्यूट है छोटा सा, क्योंकि वो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्स। इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ मैं, अकेला निहत्ता ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ मैं, अकेला निहत्ता ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। एक अखबार हूँ मैं, एक अखबार हूँ मैं, सारे शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। वाह। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मुझे जी खोल के खर्चो। अच्छा, मैं भी बड़ा ना मध्यम कर रहा हूँ, वो जिस तरह आप लोग देखना यूट्यूब करना। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मुझे जी खोल के खर्चो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ। वाह जी वाह। आपको कभी प्यार हुआ है? यार हाँ हुआ है, क्योंकि आपके शेर बड़े वो उस तरह के हैं ना, यू नो, हाँ, हार्ट ब्रेकिंग। हाँ, प्यार तो हुआ। प्यार तो आई थिंक लव इज़ एवरीथिंग, लव इज़ द रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस। आई लव अल्लाह, माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली मेम्बर्स। अक्सर किरदार आते हैं ज़िंदगी में, उससे मोहब्बत होती, अच्छे लगते हैं। तो मोहब्बत जो है बरकरार है कि अभी कांटा लग गया? कांटा लग गया। नहीं, बरकरार है मोहब्बत, बरकरार है। अच्छा, तो व्हेन आई बी लिसनिंग अ गुड न्यूज़ देन? दुआ करें, दुआ करें। मेरी तो ख्वाहिश है कि जितना जल्दी मैं आपको खबर दे सकता हूँ। दुआ आपने कहा, दुआ करने कोई मसला है? नहीं, मसला कोई नहीं है, जैसे पाइपलाइन में है, दरखास्त डाली हुई एक जगह। अच्छा। हाँ, अच्छा, बस ये मामला। अच्छा, यू वेंट इनटू डिप्रेशन?
हाँ, आई हैव बीन इनटू डिप्रेशन, और बड़ी डिप्रेशन आपकी जो थी वो थोड़ी सी वायरल भी हुई थी। हाँ हाँ, क्या वजह थी उस डिप्रेशन की? यार, मुझे ना ऐसा लगता है जैसे मैं ज़िंदगी को, खुद को, एक्टिंग को, माँ बाप को, दोस्तियों को, मुझे लगता है मैं आधा अधूरा रहा हूँ अपनी हर चीज़ के अंदर। अपने अंदर ही कहीं ना बड़ा एक डिबेट सी चलती रहती है बड़ी चीज़ों में। मैंने अपनी एक्टिंग की पीक पे कह ले मैंने एक्टिंग छोड़ दी। क्यों? मेरे वाले साहब ने बोला कि फैक्ट्री ज्वाइन करो, हम्म, बिज़नेस ज्वाइन करो। तो मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया, मैंने सोशल मीडिया डिलीट किया, 5 सलवारें कमीज़ें मैंने सिलवाई और मैंने कहा बस अब सादा ज़िंदगी गुजारूँगा। हम्म, शायद एक्टिंग मेरा रास्ता नहीं है। मेरा दिल बर्दाश्ता हो गए थे एक्टिंग से? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सुकून, मेरा इनर पीस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है और मैं नहीं पूरी तरह से या जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा था आपको? शायद वो नहीं, मैं आई कैन नॉट बी अनग्रेटफुल। Okay. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने जितना भी जब भी एक्टिंग वाली साइड पे, मेरी माँ बोलती है कली वहाँ से खींच जहाँ से रस्सी खिंचती है। मैं एक्टिंग वाली साइड को थोड़ा सा देता हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा जवाब आता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत मिली है, रिकग्निशन मिली है। मैं निकलता हूँ, मुझे लोग पहचानते हैं, वो झोंपड़ी वाले भी पहचानते हैं, बड़े अच्छे अच्छे घरों वाले भी पहचानते हैं, सारा कुछ। लेकिन आई थिंक डिप्रेशन इसलिए भी रहा है कि मैं अनग्रेटफुल रहा हूँ। शैतान इंसान को नाशुक्रा बना देता है। काफ़ी लोग आए। कैसे कब की डिप्रेशन आपने थे? यार, मैं नमाजों में रोता हूँ बहुत। चाहते ना चाहते दिल, मुझे लगता है कुछ दुखा बैठा, कुछ गलतियाँ कर बैठा, फिर इंसान तो एक आधी गलती बताएंगे क्या की थी? क्या थी गलती? यार, आज की फजर की नमाज छूट गई। अच्छा बच गया हूँ मैं आपके सवाल से। अच्छा। तो आई थिंक हर इंसान के साथ एक अंदर एक चलता रहता है मामला। लेकिन मैं एक टाइम पे इतना डिप्रेस हो गया था, मैं जाता था फैक्ट्री अब्बा जी की, मेरा दिल नहीं लगता था। मुझे लगता था कि वहाँ जाके मुझे लगता था ये। अच्छा, आपकी एक मैरिज ब्रेकेज भी थी? हाँ जी, मतलब है कि शादी नहीं हुई थी, अभी सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, बट इट डिडंट वर्क आउट। तो फिर हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि यही बेहतर है कि हम इसको इधर ही ख़त्म करें। It could be one of it, by the way. Like one of the factors you could say. या। अच्छा, मुझे बताएं कि इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में हमेशा से कौन सी आपकी इंस्पिरेशन रही है? कोई खातून या कोई एक्टर, मेल एक्टर, फीमेल एक्टर से हु इज योर इंस्पिरेशन? पाकिस्तानी एक्टर्स में से बताना है? एनीवेयर इन द वर्ल्ड, लाइक ऑब्वियसली ड्रामा तो पाकिस्तानी ड्रामास कर रहे हैं ना। अच्छा, ड्रामास में बताना, हाँ, पाकिस्तानी हाँ, फिल्म्स हाँ। का नहीं बताना। फिल्म से बता दें। फिल्म बताना। यार, शान भाई, शान शाहिद, वो बड़े इंस्पायरिंग हैं। और शान भाई मेरे वालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, करीबी रहते हैं आपके। हाँ, करीबी रहते हैं और हम लोग शेप्स में इकट्ठे जिम में। हमने बचपन से उनको देखा है। यहाँ पे उनका सुपरमैन का टैटू, यहाँ पे जंजीर का बॉडी और वो पर्सोना उनका, और जैसे वो पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं और उनके अंदर जो वो चीज़ है ना कि यार नहीं, मैंने नहीं बॉलीवुड जाना, मैं जहाँ पे हूँ, हम लोग जो हैं, मुझे इसी को बेहतर करना है, वो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगता है। जैसे उनको या उनको वैलिडेशन नहीं चाहिए, उनको बॉलीवुड का ठप्पा नहीं चाहिए या फलाना ठप्पा नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए कि जी मैं बड़ा, वो अपनी राह चले। पंजाबी फिल्में भी की हैं उन्होंने और बड़ा अच्छा खुदा के लिए, मैं समझता हूँ खुदा के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलिंग और फिल्म जो उन्होंने की है। नुमान जाज साहब, फवाद खान साहब, फ़ाल मुस्तफ़ा, नए लड़के एक्टर्स। नुमान इजाज़ और खलील साहब का आजकल एक आपस में एक्सचेंज ऑफ हार्ड वर्ड्स हो रहे हैं, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, टेक योर ओपिनियन। व्यूअर्स, यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक। अली जोश हमारे साथ हैं और बातों का सिलसिला जारी है। किचन में भी हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि आज की डिश कौन सी है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे अली जोश से कि अली जोश, आप मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग कंट्रोवर्सीज़ का जानबूझ के शिकार होते हैं और दे वांट टू बी प्रोमिनेंट इन द सोशल मीडिया एज वेल। तो आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया किस तरह का रोल प्ले कर रहा है कंट्रोवर्सीज़ के लिहाज से? बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि
कोई भी इंसान किसी के बारे में कुछ भी कह देता है, बहुत कन्वीनियंटली फ़ोन निकाला और फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है। एक इंसान है, उसने सारी ज़िंदगी कितनी मेहनत की है एक एक्टर बनने के लिए, नाम कमाने के लिए, इज़्ज़त कमाने के लिए, और आपने 1 मिनट में, क्योंकि उसकी डिवोर्स हो गई है, क्योंकि उन मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनी। अब मुझे क्या पता उनकी आपस में कौन सही है कौन गलत है, अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे डरना चाहिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला को एक इंसान की रेपुटेशन से इतना ज़्यादा प्यार है कि अल्लाह ताला ने कहा है जब तक 4 लोग ना देख लें तब तक आप आगे नहीं बता सकते किसी को। दिस इज़ हाउ मच अल्लाह ताला लव्स अ ह्यूमन बीइंग्स रेपुटेशन। और हम क्या कर रहे हैं, जी फ़लाँ ऐसा है, जी फ़लाँ ऐसा है, जी फ़लाँ ऐसा है, इतने निडर हैं हम, इतने निडर हैं। बड़ी गलत बात है ये। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, आपने दोनों सीनियर एक्टर्स के साथ, एक एक्टर और एक राइटर के साथ काम किया। खलील साहब जो हैं वो हमारे सीजन्ड राइटर हैं और वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी, एंड नुमान एजाज साहब भी माशाल्लाह होस्ट हैं, एक्टर हैं, और नो डाउट अबाउट इट, कोई दूसरी राय की बात नहीं है। आपस में जो तल्ख कलामी चल रही है, यू वांट टू गिव योर ओपिनियन ऑन इट? It's very sad to see such two legends, seniors, being so careless and reckless about each other's reputation. और नीचे वालों को जो मैसेज जा रहा है वो इतना मैं नहीं समझता अच्छा है। खलील साहब के लिए दिल में बड़ी इज़्ज़त है, नोमी भाई के लिए दिल में बड़ी इज़्ज़त है। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि खलील साहब ने कहा है कि नुमान एजाज इज़ वेरी डिसग्रेसफुल। मुझे नहीं पता कि क्यों कहा है, लेकिन वो मुझे पढ़ के बड़ा वो लगा कि यार अच्छा ऐसा क्यों कहा है। फिर मैंने नोमी भाई की इंस्टाग्राम वो कैप्शन देखी, उन्होंने कहा कि जब दरख्त उगता है तो बड़ी खामोशी से उगता है, नेचर वर्क्स इन साइलेंस, लेकिन जो केओस है, कोई दरख्त टूटता है गिरता है तो बड़ा शोर करता है। तो उन्होंने बड़ा इंक्रिप्टिक सा और बड़ा दबे लफ्ज़ों में अपना जवाब दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे नोमी भाई की जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी दबंग है। मतलब वो सेट पे आएंगे, कोई उनसे डिसएग्री करेगा, कुछ करेगा, वो आई थिंक पंजाबी बंदे हैं तो वो खुल के उस तरह से बोलते हैं। तो खलील साहब की पर्सनालिटी दबंग नहीं लगती उनकी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये क्लैश ऑफ द टाइटन्स जो है ये हुआ है और ये हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये क्या मैसेज जा रहा है एमेच्योर, जो जितने भी बच्चे बेचारे इमर्जिंग टैलेंट हैं, दोनों जगहों पे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है उनके लिए? ठीक है, मतलब है कि ये बात करके क्या होगा। अब आपने कह दिया है कि नुमान एजाज जो हैं डिसग्रेसफुल हैं, तो अब कोई ना करे इज़्ज़त नुमान एजाज की। नुमान एजाज को देखें सब बोलें डिसग्रेसफुल आ रहा है, बोलें नहीं ना। उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, इंसान हर इंसान में अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की बुराइयों को पर्दा डाल के रहम वाला मामला नज़र नहीं आता। अब वो फ़िरोज़ खान एक एक्टर हैं, उनकी शादी टूटी, ठीक है, ख़राब हुई, ख़त्म हुई, जो भी है, लोगों ने पहले कहना शुरू कर दिया जी बैन कर दो, ये कर दो। मोहसिन अब्बास हैदर, उनकी कुछ ऐसा मामला पर्सनल लाइफ में जो भी हुआ उनके बारे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया। हालांकि कहने को मैं अगर सोचूं कि जी मेरे एज ब्रैकेट के लड़के हैं तो इनके साथ ऐसा हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह माफ़ करे, मतलब अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, डरना चाहिए अल्लाह ताला से। अली जोश, ये सारे मामले मीडिया पे लेकर आते हैं, सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं, आप कैप्शन लगाते हैं, आप कोई इमोजी लगा देते हैं, आप अनफॉलो कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग जो फॉलोअर्स होते हैं वो देख रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे ये मामला लाना क्या दुरुस्त है पर्सनल लाइफ कि नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूँ बड़ा एक केयरलेस, सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, बड़ा हो, छोटा हो, किसी के बारे में भी ऐसे तोहमत लगाना या वो करना, मतलब आपको किसी से, कोई आपसे डिस्ग्रेसफुल है, आप उसको ना बुलाएं, आप उसका काम ना करें, बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज़ाद ख्याल लोग हैं। खलील साहब बहुत ज़्यादा रेकलेस बातें करते हैं, काफ़ी ख़वातीन फेमिनिस्ट, और उनका भी काफ़ी हर्ट किया है। काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं वो कहती हैं कि जी मैं खलील रुमान कमर के साथ काम नहीं करूँगी। फिर खलील साहब का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि सबा कमर आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर। मैं जब अपना करियर शुरू किया तो मेरी सबा से काफ़ी अच्छी गपशप हुई, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया एक्टिंग को लेके, चीज़ों को लेके। और सबा जो है वो काफ़ी ग्राउंड अप आई थिंक बनी है, काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी सीजन्ड एक्टर है। वो मैं सुन रहा था, खलील साहब कह रहे थे कि मैं उनसे काम नहीं करूँगा क्योंकि वो कपड़े ऐसे पहनती है, ठीक है। तो वो सबा कमर कपड़े ऐसे पहनती है, वो तो उसका और अल्लाह का मामला है। बड़े हम रेकलेस हो चुके हैं एक दूसरे के साथ।
जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप जनरली अच्छाई का पैगाम फैलाएं, जो गलत है उसको जनरली आप गलत कहें, जो सही है उसको आप सही कहें। अगले का नाम लेके उसको डीफेम करना और ये करना मुझे पर्सनली नहीं पसंद। मैं ऐसा सोचता हूँ यार, मैं ज़्यादा फेमस होने के लिए मैं भी ऐसी हरकतें करूँ शुरू, मैं भी फतवे देना शुरू कर दूँ, या फलाने ये किया ऐसे, फलाने ये किया ऐसे, मैं भी लाइमलाइट में हूँ, मैं भी और ज़्यादा फेमस हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को बेस्ट बनना है, यू नो, अपना बेस्ट देना है, और फिर अल्लाह मुझे इज़्ज़त देगा। जितनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी आज तो ऑर्गेनिकली दी है, मैंने तो नहीं जाके। हालांकि मुझे बड़े सीक्रेट्स पता है एक्टर्स एक्ट्रेसेस के, भरा हुआ हूँ मैं। अच्छा हाँ, मेरी बड़ी फ्रेंड्स हैं। अच्छा, कुछ बताएं आज तो कुछ नहीं करते। टीआरपी चाहिए, रेटिंग चाहिए, रेटिंग मांगते हैं, पार्टी मांगते हैं। No, you yourself is a TRP for us. ओए अल्लाह अकबर, थैंक यू। हाँ, तो we don't want, like, you know, मैं वो तो हम बातों से, you know, बातें कर रहे हैं तो बातों बातों से बातें निकल रही हैं। आपके ख्याल में कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सी आपने सुनी जो आपको हुआ कि यार ये बड़ा गलत है? मतलब जिस तरह खलील साहब और नोमी भाई वाली ये सारी स्टोरी है, या आपने पढ़ा तो आपका एज एन ऑडियंस के आपका क्या रिएक्शन? आई थिंक सीजन सब लोग हैं, और इस तरह की बातें, यू नो, ये सोशल मीडिया इज जस्ट लाइक, कहते हैं इट्स लाइक जस्ट लाइक अ टॉयलेट, एवरीथिंग इज़ वेरी मच ओपन, यू शुड नॉट गिव सच रिमार्क्स ऑन इट। इज़्ज़त करें और आपकी जो पर्सनल रिवेंजेस हैं वो अपने तक रखें, दैट्स ओपिनियन। आप बताएं कि आप इतने ज़्यादा एक्टर्स के साथ काम करते हैं और डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ उठते बैठते हैं, ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई इंसिडेंट यू वांट टू नरेट? ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई इंसिडेंट दैट आई वांट टू नरेट? बड़े हर तरह के मोमेंट्स हुए हैं, बड़ा अच्छा वक्त भी गुजारा है। लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं सेट पे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं। किसके साथ सबसे ज़्यादा लड़ाई की है आपने सेट पे? वो मैं बता नहीं पाऊँगा। नॉर्मली हो जाता है, लड़ाई हो गई, दोस्ती भी होगी जस्ट। नहीं, ऐसा कोई उस तरह से लड़ाई नहीं, हाँ, लेकिन जैसे आर्ग्यूमेंट हो गया, किसके साथ हुआ था? हॉट डिस्कशन हो गई। कुछ खवातीन हैं छोटे, वैसे ही उनका नाम लेना अच्छा नहीं है। वो ऐसे ही बस जैसे आर्ग्यूमेंट हो गया। जैसे एक थी खातून थी XYZ, फेमस एक्ट्रेस हैं काफ़ी, तो उनकी और मेरी वैसे ही बनती नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा उनका कोई रिश्ता है कुछ है, लेकिन बस वैसे ही नहीं बनती थी। तो मैं उनके साथ CR नहीं करता था। मेरा रहता था कि मैं सीन पढ़ूं, आप भी सीन पढ़ें, आप आ जाएं और हम परफॉर्म करें, और बस अल्लाह खैरी सल्ला। जनाब वो आई, उन्होंने आके शोर मचाया, ये मेरे साथ CR नहीं करता, ये मेरे साथ रिहर्सल नहीं करता, ये क्यों नहीं रह सकता। डायरेक्टर को बोल रही है, मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने ऊंचा बोल रही है, ये क्यों नहीं करता, ये क्या समझता है अपने आप को, ये वो। मैं चुप हूँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। फिर एक टाइम आया, मैं भी फट गया। फिर मैं कहा नहीं करनी मैंने CR, क्यों करूँ मैं CR? क्या ये कोई ज़रूरी है CR करना? अच्छा है, करना चाहिए CR, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपको स्टैंड नहीं कर पा रहा, मैं आपके अराउंड। केमिस्ट्री नहीं मिल आप रही। आ रही है मेकअप रूम में, आप दरवाजे मार रही हैं और आप लोगों को गालियां दे रही हैं और ये कर रही हैं और वो कर रही हैं। मैं नहीं कर सकता ना बर्दाश्त आपको। आपका काम है, आप आए मेरे साथ सीन में आए। वो एक्ट्रेस कौन है, हम उनको देखते हैं नॉर्मली स्क्रीन पे बहुत ज्यादा? हाँ, देखती हैं आप। अच्छा, यंग यंग अच्छा, यंग है। अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह भला करे। तो ऐसे काफी हाँ। ऐसी चीजें हुई भी है काफी। अच्छा, हाँ, सेट पे बड़ा कुछ हो जाता है, ये सिर्फ एक्टर्स ही जानते हैं, और जो काम करते हैं सेट पे तो बड़ा क्रेजी सीन होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, ये सीन है। यू नो, बड़ा मजा आ रहा है, बल्कि डिस्कशंस हो रही हैं और पता है अंदर की कुछ बातें भी बाहर आ रही हैं कि क्या होता है। क्योंकि नॉर्मली होता है कि लोगों को नहीं पता होता कि यू नो नॉर्मल जिंदगी में या एक्टर्स की जिंदगी में क्या चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो जो एक्ट्रेस सुन रही हैं वो अली उनके लिए बड़े अच्छे अल्फाज बयान करें, बट इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और ये एक CR है, प्लीज़ आप CR कर लिया करें साथ, तो आसान हो जाएगा सीन करना। लेकिन यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमने सोचा कि अली से बहुत सी बातें की हैं, बहुत से चुटकुले सुने हैं, अब अली को कुछ खिला भी दें। और ये जो हमारा जो सेक्शन है वो हमारा किचन का है, और किचन को डील करती हैं मेरी बहुत सी प्यारी दोस्त भी हैं और शेफ़ भी हैं, अनम, ओवर टू यू। आज आपने क्या बनाया है? आज बेसिकली हमने चिकन चाउमीन बनाया है
आप इसको जो है खाली वेजिटेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चिकन स्किप कर दें, लेकिन वही मीट की चॉइस आपकी अपनी पर्सनल है। आप इसके अंदर जो है सी फूड भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्विक सी जल्दी से आपको एक रेसिपी दे देती हूँ। इसके लिए जो वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं उसमें अनियन जाएगा, कैप्सिकम और कैरेट और कैबेज जाएगी। और उसके बाद जो उसकी सॉस रेडी करेंगे उसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस, उसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चिकन पाउडर। और अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा जो चिली ऑयल होता है वो ऐड कर सकते हैं, या आप इसके अंदर जो क्रश चिली होती है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है सॉल्ट, ब्लैक पेपर और कॉर्नफ्लावर के साथ, और एक एग ऐड करेंगे। उसके बाद उसको जो है शैलो फ्राई कर लेंगे अलग से। फिर सबसे पहले गार्लिक को सौते करेंगे, उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, साथ में चिकन ऐड करेंगे, जो सॉस हमने प्रिपेयर करके रखी है वो ऐड करेंगे, साथ में पास्ता ऐड करेंगे। मैंने इसमें स्पेगेटी यूज़ की है। सिंपली उसको जो है टॉस करेंगे, और टॉस करने के बाद लास्टली उसके ऊपर जो है ग्रीन अनियंस के साथ उसकी गार्निश कर देंगे। इतनी ज़बरदस्त किस्म का आपने डिश आउट किया और गार्निशिंग की है। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइए शैलो फ्राई क्या होता है? शैलो फ्राई होता है बिल्कुल कम ऑयल के अंदर कोई चीज़ को पकाया जाए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ये वाला और आप इसको खाएं, और साथ हमने लेमन सोडा आपको सर्व कर रहे हैं। प्लीज़। बड़ा अच्छा लेमन सोडा। जी जी, तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करें और खाएं। बिल्कुल ठीक है। वो आप भी खाएंगी? बिल्कुल, मैंने तो आपको पता है ब्रेक में भी खा रही थी साथ हाँ। साथ। विच इज़ योर फेवरेट डिश? माय फेवरेट डिश यू ऑलवेज वांटेड टू हैव इट? मटन चांपे, अच्छा। मटन चॉप, मटन कढ़ाई, बीफ स्टेक्स, हाँ। या स्टफ लाइक दैट। तो दाल अभी चावल बहुत पसंद है मुझे। पहले अभी जो ईद गुजरी उसमें आपने खूब गोश्त खाया होगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं गोश्तखोर हूँ काफ़ी। नॉर्मली आप जिम डाइट के ऊपर कितने कॉन्शियस? मैं कॉन्शियस हूँ, काफ़ी कॉन्शियस हूँ, लेकिन मैं काफ़ी केयरलेस रहा हूँ। जैसे आप देख सकती हैं मैं काफ़ी मोटा हुआ हूँ आजकल, एक कैरेक्टर के लिए। ओके। एक कैरेक्टर है, अच्छा। उसमें हल्का सा ओवरवेट होना था, इसलिए मैं हुआ हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है, जैसे अभी ये मैं खा रहा हूँ ना, तो मैं ऐसे इसको देख रहा हूँ जैसे ये स्पेगेटी सारे जो है ना ये कार्ब्स हैं, मैदा है। इसमें मुझे काम की चीज़ लग रही है ना, वो मुझे ये चिकन लग रहा है और वेजिटेबल्स लग रही है। तो आई एम सॉरी, मतलब है कि है आई एम श्योर बहुत मजे का, लेकिन वो डाइटिंग के हवाले से। किचन में कभी खुद बनाया कोई चीज़? अंडा बना लेता हूँ मैं। अच्छा बनाते हैं? अंडा उबाल भी लेता हूँ मैं, चाय भी बना लेता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी भी बना लेता हूँ, तो पागल भी बना लेता हूँ। हाँ, वो तो ज़्यादा नहीं आती मुझे कुकिंग। अच्छा। मैं सीखना चाहता हूँ वैसे। बताएं कैसा लगा? आनम वाह, आपके मियाँ जी तो बड़े खुश रहते होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। हम भी बहुत खुश रहते हैं पूरे सेट पे, हमें क्योंकि हमें रोज़ कोई ना कोई चीज़ मज़ेदार किस्म की मिलती है। वेरी नाइस। हाँ, तो व्यूअर्स आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और जो चिकन चाउमीन है वो कॉन्टिनेंटल पैन एशियन स्टाइल का जो खाना है वो आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि गर्मी में आपको ज़्यादा ग्रेवी नहीं आप खा सकते। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी जो होने वाली बेगम है जो कि सरप्राइज़ है और बहुत जल्द ही सरप्राइज़ रिवील होगा, उनको खाना बनाना आता है? होने वाली बेगम मेरी है, ये आप क्यों कह रही हैं? मैंने कब कहा है कि मेरी होने वाली बेगम है? कोई तो हो रही है ना बेगम, कोई ना कोई तो होगी ना बेगम आपकी। हाँ बिल्कुल, आई हाँ। होप सो, हाँ। इंशाल्लाह। मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा, लेकिन आता है, थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि होने वाली बेगम है और आप कहती हैं हाँ आता है, थोड़ा आता है। कंफ्यूज क्या करना है आवाम को, confuse क्या ये करना है। खुला तजाद है? हाँ ना, सोचते रहे लोग है नहीं है, कौन है, क्या है। अच्छा, आता है, मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा आता है। कभी कुछ खिलाया उन्होंने आपको बना के? नहीं नहीं। आपने कभी बनाया, कुछ खिलाया? नहीं, कुछ भी नहीं। बाहर गए, खा लिया बस। चल रहा है। अच्छा, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, वैसे क्या करती हैं वो? अभी तो हम लोग सरप्राइज रिवील नहीं करेंगे, मगर फिर भी कुछ तो नहीं, करती वो होंगी। एक्चुअल रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं है, मेरे ख्यालों की वो है। मलका है। हाँ, मैं बैठता हूँ, मैं जाता हूँ, अकेला खाना खाता हूँ, इमेजिन करता हूँ उनको। मैनिफेस्ट कर रहा हूँ उनको, रियली यूनिवर्स को सिग्नल दे रहा हूँ कि वो जल्दी आए। जल्दी आए। हाँ, तो इसका मतलब अभी तक आई नहीं है। जो आपकी जो फैंस देख रही हैं उनके लिए एक एक ये खुशाइन किरण। बात है कि अभी आप सिंगल हैं एंड रेडी टू मिंगल। अच्छा, अभी नहीं। तो इसका मतलब यू आर कमिटेड। कहा जा सकता है। अच्छा, मुझे तो घर वाले जो हैं वो क्या कहते हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में और आगे वाली ज़िंदगी के बारे में? क्या सोचते हैं कि शादी कर लेनी चाहिए कि अभी अपने करियर को फोकस करना चाहिए?
कहते हैं कि करियर पे फोकस करें और शादी जब कर सकते हैं शादी भी करें, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। मेरा ऐसा मानना है कि निकाह से रास्ते खुलते हैं और ज़्यादा बेहतरी आती है, जो आती है अपने नसीब लेके आती है, अल्लाह राज़िक है। और घर वाले कहते हैं कि यार तू जिससे भी कहेगा हम तेरी शादी करवा देंगे। तो ऐसे मेरे अच्छा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर आप इंडस्ट्री में से शादी करें या किसी नॉर्मल फैमिली में करें। नॉर्मल मतलब इंडस्ट्री मतलब वाले कि नॉर्मल नहीं इंडस्ट्री है। वाले डडन ये आप क्या कह रही हैं? इंडस्ट्री वाले जो है ना ऑब्वियसली करियर ओरिएंटेड और एक Obviously, I know what you're saying. Yeah. Totally makes sense. लेकिन एक्चुअली मेरे पेरेंट्स अल्लाह का शुक्र है कि दे नॉट जजमेंटल, दे आर लिबरल इनफ। तो वो ऐसा नहीं है कि अच्छी इंसान हो, वो एक्टर भी हो सकती हैं, वो नॉर्मल दूसरे शोबों में से भी हो सकती हैं। आप यकीन करें ऐसा माशरे में लोगों को लगता है कि अगर कोई एक्ट्रेस है तो पता नहीं कैसी होगी, ये वो एक ठप्पा लग जाता है, एक लेबल लग जाता है। लेकिन एक्टर होना, एक्ट्रेस होना एक पूरी ज़ात का एक छोटा सा पहलू है। उसकी वजह से आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं? मैं यकीन करें माशरे में नहीं, अब कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए कहना चाहिए। मैं जो ऑन द सरफेस बहुत ज़्यादा शरीफ बन के फिरते हैं लोग, उनका भी मैंने देखा है अमल। और मैंने सेट्स के ऊपर, मीडिया के अंदर मैं इतने अच्छे अच्छे इंसानों को मिला हूँ, इतने अच्छे अच्छे इंसान। कितनी एक्ट्रेसेस हैं बहनें जो सुन रही हैं, वो नमाजें पढ़ती हैं सेट पे, वो गरीबों का ख्याल करती हैं, स्पॉट बॉय वगैरह का ख्याल करती हैं, सारा कुछ करती हैं। एनीवन यू वांट टू नेम वन ऑफ इट? काफ़ी हैं, मिसाल के तौर पे जैसे बहुत हैं जो कि जिनको मैंने देखा है नमाज़ें पढ़ते हुए, जैसे नूर ज़फ़र ख़ान हैं, कुबरा जो हैं वो, और बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा नाम है। मैं नाम नहीं लेना चाहता ज़्यादा। नमाज़ें पढ़ती हैं सेट्स के ऊपर, गरीबों के साथ बहुत अच्छा उनका रवैया होता है, क्योंकि जो एक आर्टिस्ट होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। अब देखिए स्टोरी टेलिंग है, अब कुरान जो है वो भरा हुआ है स्टोरी टेलिंग से, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा काम गलत या बुरा नहीं है, इंसान गलत या बुरा है। मैं कुछ गलत करता हूँ तो वो गलत है। अच्छा, कमिंग बैक टू द बेसिक्स, मुझे बताएं कि आप मान नहीं रहे, कभी कह रहे हैं कि हो चुकी हुई हैं, कभी वो कहती हैं वो एक्ट्रेस होंगी, कभी वो कहते हैं वो नॉर्मल लाइफ में होंगी, कभी कहते हैं ऐसे होनी चाहिए, कभी कहते हैं मैंने मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, कभी कहते हैं मुझे खाना नहीं खिलाया उन्होंने। ये माजरा क्या है? असल बात बताएं ना। माजरा ये है कि होने वाली है सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा। ये बात है ना, वाह जी वाह। सबके सामने तो देखिए ना वैसे। तो महबूबा से हम जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। कमिंग सून। तो इसका मतलब है कि द वेडिंग बेल्स आर गोना बेल सून, और आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये जो आपका रिश्ता हो ये बेहतरीन आपके लिए साबित हो, और इंशाल्लाह हमारे शो पे आए अपनी अहले खाना को लेकर। अहले खाना हाँ, क्या बनाया है खाना? क्या बात कोई मैसेज देना चाह रहे हो आप एंड पर? शो का टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा? हाँ, और एमेच्योर आर्टिस्ट, पीपल हु वांट्स टू कम इनटू ड्रामेटिक फील्ड, लाइक ड्रामा में आना चाह रहे हो, इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रहे हो, उनके लिए बेहतरीन टिप आपकी तरफ से क्या होगी? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। एक मैसेज मैं सारी दुनिया को मोहम्मद अली जोश की तरफ से आपके इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, आज तक दुनिया में जितने भी मज़हब आए शुरू से लेके अभी तक, उन सब का एक जो कॉमन पैगाम है, और हमारे इस्लाम में भी सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर एम्फसाइज किया गया है, जो कि मेरे अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ज्ञान दे रहा हूँ या मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ से आज़ाद हूँ, नहीं। वो ये है ईगो। मैं, हर इंसान की अंदर ईगो होती है। आइदर आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम माई ईगो, माई लोअर सेल्फ, या फिर आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम माई सोल। तो मैं ये कहूँगा अपनी मैं मारे, रिश्तों में, कामों में, हर चीज़ में बेहतरी आएगी, और आप फिर देखें, मैजिक देखें, मिरेकल्स देखें आप। बिल्कुल ऐसा ही है, एंड अ वेरी गुड मैसेज एंड वेरी पॉजिटिव मैसेज
you. Thank you so much, Ali Josh, for joining us, and we had a terrible and wonderful session with you. Thank you so much for और- having me. I'm so happy. Thank you so much. Thank you. और थैंक यू सो मच अनब, You're welcome. और हमारे किचन को परफेक्ट रखने के लिए और परफेक्ट डिशेस बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म, सॉरी हुआ जाता है ख़त्म। यहाँ उर्दू करेक्शन की ज़रूरत थी। और कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए मेहमानों के साथ। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग।